All right, so in the last lecture we have went through potential. हमने पिछले lectures में potential at a point due to a single charge, potential at a point due to n number of charges, potential at a point due to electric dipole, ये सारा हमने अच्छे से किया है, हमने derive भी किया है. Now going ahead, हम लोगों को देखना है what are equipotential surfaces. Equipotential surfaces बहुत सिंपल सा टॉपिक है, nothing difficult, but obviously yes, you should know what is formula for potential. अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक चार्ज है plus q, right? At some point p at a distance r, तो अगर ये डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस r पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि कम से कम अभी आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ. तो हमको पता है कि P पॉइंट पे r डिस्टेंस पे potential due to this charge positive q is 1/4 pi epsilon 0 q by r. Simple, right? अगर ये पॉइंट मैं कहीं और लेता, मतलब let's say if I take this point over here, right? Correct. तो if the distance is same, और आपको पता है potential is scalar quantity, तो distance same है, तो इस पॉइंट Q पे भी पोटेंशियल वही आएगा, राइट? करेक्ट. तो इफ आई टेक अ स्फीयर विथ रेडियस r, अगर मैं एक स्फीयर ही ले लेता हूं विथ रेडियस r, मान लो, तो आई एम टेकिंग अ स्फीयर समथिंग लाइक दिस. जस्ट अ मिनट. So something like this. अगर मैं एक स्फीयर ले रहा हूं, तो इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे, ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, आप 2 डायमेंशन पे देख रहे हो. इट इज जस्ट लाइक आप जब मून को देखते हो, तो मून तो स्फीयर है लेकिन दिखता क्या है? सर्कल दिखता है. तो इट इज जस्ट लाइक दैट, राइट? तो स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे मैं अगर ये पॉइंट लेता हूं, या यहाँ लेता हूं, या यहाँ लेता हूं, या यहाँ लेता हूं, इफ आई टेक any point on the sphere, each point is at distance r from the charge q. मतलब इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज. चार्ज तो हर एक पॉइंट के लिए सेम है, एंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. डिस्टेंस भी हर एक पॉइंट के लिए सेम है, क्योंकि सेंटर से स्फीयर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे अगर, दैट इज इक्वल टू r. मतलब इस पूरे के पूरे स्फीयर पे, इस पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल होगा सेम. तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो सरफेस एट विच potential at every point is the same is called as equipotential surface. Simple, बहुत simple सा concept है. तो what is the idea here? The idea is very simple. An equipotential surface is that surface, an equipotential surface is that surface at every point of which the electric potential is the same. Right? And you know, what do you know is, आपको ये पता है, you know that
for a single point charge, we know that the potential, for a single point charge Q is given by V equal to 1 by 4 pi epsilon 0. epsilon 0 कब? जब फ्री स्पेस होगा तब, Q by R, right? Then what you know is, अगर R constant है, if R is constant, okay, चार्ज तो वैसे भी constant है, तो उस पूरे के पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा. So if R is constant, then V मतलब potential will be constant. All right. Hence, as I told you, अभी भी मैंने बताया, equipotential surfaces of single point charge, hence equipotential surfaces of single point charge are concentric spherical surfaces, centered at the charge. मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको, centered at the charge. देखो बात बहुत सिंपल सी है, बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस पूरी सरफेस पे पॉइंट चार्ज के केस में स्फीयर बनता है, तो पूरे के पूरे स्फीयर पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो फॉर अ गिवन डिस्टेंस r you have a sphere at every point of which potential is constant. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डिस्टेंस को बोलता हूं r2, but what if I change the distance, what if I reduce the distance, तो क्या होगा उस केस में? मान लो कि मैंने एक दूसरा डिस्टेंस ले लिया r1. So let's say I take distance r1. तो ये जो इनर स्फीयर है, इनर स्फीयर का रेडियस मैं लेता हूं r1. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? तो अंदर का जो आपका ये स्फीयर बना है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बाहर का जो स्फीयर बना है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. पोटेंशियल एट इनर स्फीयर, जो अंदर का स्फीयर है वहां पे पोटेंशियल अलग है, लेकिन बाहर के स्फीयर पे पोटेंशियल अलग है. तो आइडिया ये है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इन ऑल डायरेक्शन यू हैव सेम पोटेंशियल, तो एक स्फीयर बनता है, उसको बोलते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस. मैंने जैसे डिस्टेंस चेंज किया तो अब सेकेंड डिस्टेंस यूज करके हर एक डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल चेक करोगे तो सेम मिलेगा. मतलब अगर मैं रेडियस चेंज कर रहा हूं तो नया स्फीयर बन रहा है और उस स्फीयर पे भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. दैट इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, मैंने और डिस्टेंस चेंज कर दिया, अभी ये जो नया स्फीयर है उसका रेडियस r3 आ गया. ओके, तो ये r3 रेडियस के लिए इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. मतलब पॉइंट चार्ज अगर हमने लिया है और पॉइंट चार्ज को हमने सेंटर पे रखा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनते हैं एंड कॉन्सेंट्रिक बनते हैं. क्यों? क्योंकि
पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस जो अंदर का था स्फीयर नंबर 1, उसका सेंटर क्या है, चार्ज क्यू है। स्फीयर नंबर 2 जो इक्विपोटेंशियल था उसका सेंटर क्या है, चार्ज क्यू है। स्फीयर नंबर 3 जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसका सेंटर क्या है, चार्ज क्यू है। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर concentric spheres. This is what you need to know. तो बहुत बेसिक चीज है ये. Okay, so point number 1, what is equipotential surface? Equipotential surface is a surface at every point of which you have same potential. हर एक पॉइंट पे उस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा. That is equipotential surface. पॉइंट चार्ज के लिए concentric spheres. This is what you need to know. That's it. Easy है. Okay. So you have equipotential surface for a point charge like this, concentric spheres, right? Easy. अब ये समझो कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज होगा, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज कैन बी इन अ पॉइंट, चार्ज कैन बी ऑन अ स्फीयर, चार्ज कैन बी ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज कैन बी ऑन अ पेपर, और इस पूरे पेपर पे चार्ज है. So you may have different charge configuration. तो अगर मेरे पास एक, मान लेते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ओके, इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, राइट, एंड मुझे चेक करना है व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर लेट अस से इज r. तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसका डिस्टेंस वायर से r है, राइट. फिर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, मुझे यहाँ पोटेंशियल चेक करना है, मुझे यहाँ पोटेंशियल चेक करना है, मुझे यहाँ पोटेंशियल चेक करना है, या फिर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल चेक करना है. ओके, सो आई एम टेकिंग डिफरेंट पॉइंट्स, बट आई एम टेकिंग ऑल दिस पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द चार्ज बेसिकली. तो अगेन यू कैन से बाय द सेम लॉजिक, आप सेम लॉजिक से बोल सकते हो that potential at all these points will be same. And you know why? ये सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम क्यों होगा? क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस चार्ज से सेम है. तो जब ऐसा होता है, when you have something like this, तो both sides distance are r. तो I mean, as you know, ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस r है तो ये भी r है. तो सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल होगा सेम, और जब मैं इन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक सिलेंडर, करेक्ट. तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, जैसे ऊपर पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल थे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर थे, यहाँ पे कोएक्सियल सिलेंडर्स बनेंगे. उसमें से मैंने एक ही सिलेंडर यहाँ पे दिखाया है. यू मे शो अदर सिलेंडर्स आल्सो, यू मे शो स्मॉलर सिलेंडर. तो फॉर अ लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर्स. दैट्स इट. तो ये मेंशन कर देंगे हम लोग, वी विल नॉट ड्रॉ डायग्राम और समथिंग फॉर दिस. सो फॉर अ लाइन चार्ज, the equipotential surfaces are coaxial cylinders. Simple, right? Good. तो अगर आपको ये अच्छे से समझा है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसपे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कभी कभी चीजों को, क्योंकि देन यू कैन गो अहेड विथ मोर कंक्लूजन्स. एग्जाम्पल लेते हैं अब. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. दिस इज equipotential surface. There is a charge plus q sitting at the center. Okay,
मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो भी चार्ज है, जरूरी नहीं यूनिट पॉजिटिव हो, it can be any charge, it can be +1 coulomb, +2 coulomb, +2.5 coulomb, whatever, right? I have some charge Q2 sitting at A point पे है, मुझे उसको A point से B point पे लेके जाना है, तो I want to move this charge from A to B. The question is, क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो if you remember, work done to move a charge from A to B against the field of positive Q charge, ये हमने देखा है already. This is given by the charge that you are moving, जो चार्ज मूव कर रहे हो, जो चार्ज तुम मूव कर रहे हो वो, into difference in potential between A and B due to the source charge. A point पे B point पे पोटेंशियल किसका? सोर्स चार्ज का. मूव किसको कर रहे हो? Q2 को कर रहे हो, तो Q2 into difference in potential is work done. Good. So I can write work done in moving charge from A to B equal to Q2. Potential difference मैंने बताया था कभी भी final potential minus initial potential, correct? But equipotential surface पे तो potential same होता है ना, तो potential at B equal to potential at A. इसका मतलब work done to move a charge from AB is 0. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपको अगर चार्ज को मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ता. तो अगर आपको A से B पे ले जाना है, B से C पे ले जाना है, A से C पे ले जाना है, A से D पे ले जाना है, C to D, कहीं पे भी आपको चार्ज को घुमाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो no work is required. By definition, work done is charge that you are moving into difference in potential between the 2 points where the charge is being moved. लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल सेम था, तो वर्क डन कहाँ से हुआ? नो वर्क इज डन. तो ये पता होना चाहिए, और इस पे जेई नीट सीईटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो बाय डिफॉल्ट, और बहुत इजी चीज है. सो बाय डेफिनेशन, the work done in moving a unit positive charge, जरूरी नहीं है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो. मैं ऐसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी से लिख रहा हूँ. You can take whatever you want. Okay, so by definition, the work done in moving a unit positive charge from point A to point B is given by, आपको पता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज दैट यू आर मूविंग. या तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हो, तो +1 कूलम का चार्ज आप मूव कर रहे हो. मैं इंटेंशनली लिख रहा हूँ +1 कूलम, नॉर्मली लिखते नहीं है क्योंकि 1 है तो लिखते नहीं है. एंड देन यू राइट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स A and B. Okay, so therefore work done in moving from A to B, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो, it is equal to potential at B minus potential at A, right? ये by definition है. Okay, then as you know, but if points A and B are on equipotential surface, अगर ये points A and B equipotential surface पे हुए, then VB equal to VA, and therefore work done in moving unit positive charge from A to B is equal to 0. Thus no work is done. Thus no work
is done या फिर is required. No work is required to move a charge along an equipotential surface. An equipotential surface. तो easy बहुत easy task है ये, provided you know basics. Okay. और एक चीज है, as you see from this diagram, ये जो मैंने एरो दिखाए हैं, this is the direction of electric field and electric field and electric field. What do you notice from this? What do you notice? Electric field या फिर electric lines of force, तो यहाँ पे लिखा भी है line of force. So electric field or electric lines of force are always perpendicular to the equipotential surface. तो electric line of force या electric field ये हमेशा ही equipotential surface को perpendicular होता है. Remember this, क्योंकि JEE नीट में कभी graphical questions आ गए तो काम में आएगा. मैं एक example और लेने वाला हूँ, but let us mention this. So electric line of force or electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Right? Good. अब मान लो ये पॉइंट याद रखना, अगर ये पॉइंट याद रखोगे तो अगला डायग्राम समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. सिंपल. एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होता है. तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड यू नो, मैंने आपको इसलिए बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा सेम लेंथ के एरोस से, पैरेलल एरोस से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब the magnitude and direction of electric field is same at every point. So to denote uniform electric field, you draw parallel vectors of same magnitude. तो ये uniform electric field है. Okay, this is uniform electric field. So now by the logic that, by the statement that we have just written, electric line of force is always perpendicular to equipotential surface. अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी समथिंग लाइक, आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक प्लेन शीट. So give me a minute. So in this case, you will have equipotential surface something like this. So these are equipotential surfaces. All right. तो easy case था. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा दिखता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. सिंपल, राइट. So these two, which two? These two. This one and this one. These two are equipotential surfaces.
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। अब जेई नीट में, सीईटी में ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू, मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, यू हैव टू चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। अगर मेरे पास एक डाइपोल है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखेंगे? दैट्स अ टास्क फॉर यू। आपको ऑलरेडी पता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है। ओके, गुड। तो यहाँ पे जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। इसके आगे आपको वर्कआउट करना है। सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट हाउ डज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल लुक्स लाइक, राइट? गुड। तो सफिशिएंट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। बहुत इजी टास्क था। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। दैट्स इट। ओके, तो आई होप this is clear, क्योंकि it's not very difficult, right? So let's move to next topic now. 8.6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी याद रखना, हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तीन तरीके से बोल सकते हैं: इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सारे के सारे सेम है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point charges and of a dipole in an external electrostatic field okay, so before I go into details of it, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था दैट सबसे पहले यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, हम पहला चार्ज लाए इंफिनिटी से, रख दिया हमने O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज को, Q1 चार्ज को, लेट अस से नो वर्क इज डन, नो पोटेंशियल एनर्जी। क्यों नहीं? क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। गुड। फिर हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि हम अब दूसरे चार्ज को ला रहे हैं along a straight line, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन, यू कैन ब्रिंग इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है, चलता है, क्या ही फर्क पड़ता है। यू कैन ब्रिंग इट वाया एनी पाथ, सिर्फ इतना है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो आप दूसरा चार्ज लाए, आपने यहाँ पे रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो दूसरे चार्ज को जब ला रहे थे तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा था, और बाय डेफिनेशन ये जो वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 multiplied by the charge that you are bringing from infinity। ये बाय डेफिनेशन था। पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई अपोज करने के लिए था ही नहीं था अपोज करने के लिए। ओके, तो जब दूसरे चार्ज को लाए तो पहला चार्ज अपोज करेगा, दूसरे चार्ज को आप A पॉइंट पे ला के रख रहे हो। गुड। ओके, यू आर ब्रिंगिंग चार्ज Q2 keeping it at point A। Remember, हमने ओरिजिन कहाँ सेट किया? पहले चार्ज पे, O, राइट? तो वर्क डन कितना हुआ? Q2, the charge that you are moving, multiplied by potential of charge 1 at that point।
कौन से पॉइंट पे? जहां पे चार्ज Q2 को रखोगे उस पॉइंट पे पहले चार्ज का कितना पोटेंशियल था, दैट इज बाय डेफिनेशन वर्क डन। ये हमने ऑलरेडी देखा है, करेक्ट। तो ये वर्क डन कहाँ गया? ये स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर हो गया। सिंगल पॉइंट में कभी भी, सिंगल चार्ज में कभी भी एनर्जी नहीं होता है। एनर्जी कभी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस में होता है। सिंगल चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? वो आगे का केस है, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो मैंने यहाँ बोला क्या कि जब चार्ज Q1 को ला रहे थे ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोला कि हमने नहीं बोला? तो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे नहीं था, राइट, गुड। तो मैंने ऐसा टॉपिक में क्यों लिखा है कि एक्सटर्नल फील्ड है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कहां से करते हो? सिंपल केस, स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन। दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन, दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 इनटू चार्ज 2 बाय डेफिनेशन। तो ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहां स्टोर हो गया? इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस में स्टोर हो गया। गुड गुड, तो ये पता होना चाहिए। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट नोट डाउन बेसिक्स एंड देन हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करेंगे सो दैट यू कैन मेक अ लिंक कि पहले क्या सीखा, अभी क्या सीखा, डिफरेंस क्या है। ओके, सो सबसे पहले व्हेन टू लाइक चार्जेस, ओके बाय द वे एक चीज और है, मान लो पहला चार्ज यहां पे है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, करेक्ट। इफ यू रिमेंबर हमने पिछले कुछ लेक्चर में एक चीज सीखी थी, हमारे पास पहला चार्ज है, उसके पास में दूसरा चार्ज है। अगर हम दूसरे चार्ज को मूव करना चाह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वर्क डन करना पड़ेगा। और अभी अभी लिखा भी है मैंने, लिखा भी था मैंने, लिखा है क्या? वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन पॉइंट्स A and B is charge that you are moving into difference in potential, करेक्ट। तो अगर आप किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के नियर बाय में मूव कर रहे हो तो वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम ईच अदर, तो फिर आप इजीली मूव करो, नो वर्क इज डन, यू कैन मूव, you can just move the charge anywhere you want because Q2 ये Q1 से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो Q1 भी Q2 से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो Q1 को भी मूव करोगे तो नो वर्क इज डन, क्योंकि दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सो व्हेन टू लाइक चार्जेस lie infinite distance apart, जब ये दोनों एक दूसरे से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे, their potential energy is zero, their potential energy is zero because no work is done, because no work is done या फिर has to be done, has to be done in moving one charge at infinite distance from the other, at infinite distance from the other, right? Okay, but when they are brought close to each other, मैंने ऑलरेडी बताया जब वो एक दूसरे के पास में होंगे तो फिर एक को मूव करना है तो वो दूसरे के फील्ड में है तो वर्क डन होगा। सो बट when they are brought closer to each other, work has to be done against the force of
repulsion, against the force of repulsion. This work appears as potential energy or change in potential energy, as potential energy or change in potential energy. ये हमको ऑलरेडी पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमको अगर ये पता है तो फॉर्मल डेफिनेशन बना ही लेते हैं एक। सो लेट अस फॉर्मली डिफाइन नाउ। ये सब चीजें हमने पहले भी नोट डाउन की है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग था। उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या था कि हमारे पास एक चार्ज है, उसके पास में दूसरा चार्ज है, उस दूसरे चार्ज को हमको अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स थोड़ा आगे मूव करना है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो वहां पे हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, मतलब पहले से पोटेंशियल एनर्जी है, अभी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them one by one from infinity. पहला चार्ज लाए, no work is done, W1 0. दूसरा चार्ज लाए, work is done against the field of first, so charge that you are moving against the potential of first. तीसरा चार्ज लाए, work is done against the potential of first and against the potential of second. चौथा चार्ज लाए, work is done against the potential of first plus against the potential of second plus against the potential of third. So what is total work done? Total work done is W1 plus W2 plus W3 plus W4. But work is form of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. Where did this energy go? This energy is stored in the form of potential energy in system of charges. तो अब हम लोग formally define कर रहे हैं what is potential energy. So simple. And as I told you, physics से ज़्यादा simple subject हो नहीं सकता, because it is just that you understand and you write it down. तो easy है. कैसे define करोगे? Electrical or electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as the total amount of work done, to assemble, to configure, to assemble the system of charges, by bringing them from infinity at their present positions, अगर वर्क डन करना ही नहीं पड़ता तो आपके घर में मोबाइल फोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, इतना कुछ चलता है। अगर वर्क डन करना नहीं पड़ता तो एनर्जी स्पेंड नहीं होती, तो आपके घर के मीटर में वो यूनिट्स बढ़ते ही नहीं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही नहीं करते। तो वर्क डन होता है, एक चार्ज लाओ, नो वर्क डन। दूसरा लाओ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। तीसरा लाओ, फिर दो अपोज कर रहे हैं तो वर्क इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल और फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब हम ऐसा करेंगे, अब हम पहले दो पॉइंट चार्जेस की बात कर लेते हैं, तीसरा चौथा पांचवा बाद में लाएंगे हम लोग। लेट अस फोकस ऑन सिंपल केस। तो सिंपल केस क्या है? अभी तक मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं की है,
मैंने बोला क्या कि हम जब चार्ज को ला रहे थे तो ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड था, नहीं था, वो आगे के केसेस है। तो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग एक एक करके लाएंगे। सिंपल केस पहले, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सो ऑन सो फोर्थ। तो पहला केस है सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, potential energy of a system of 2-point charges, of a system of 2-point charges. And if you remember, ये केस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वापस क्यों कर रहे हैं, क्या नया है इसमें बताता हूं मैं। So nothing very different from what we have learned earlier. सिर्फ पहले क्या था, पहले आपने चार्ज Q1 को लाया है ना, इंफिनिटी से लाया और उसको इस पॉइंट पे रख दिया, इस पॉइंट को बोल दिया ओरिजिन। अभी वैसा नहीं है, अब हम पहले से ही फिक्स करके चल रहे हैं कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी है, तो आई ऑलरेडी हैव माय ओरिजिन सेट। तो मेरे पास ऑलरेडी ओरिजिन मैंने फिक्स करके रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी this is x, this is y, this is z। तो ओरिजिन हमने ऑलरेडी फिक्स करके रखा ही है। अब हम लोग पहले पॉइंट चार्ज Q1 को लाएंगे इंफिनिटी से और उसको उठा के यहाँ कहीं पे रख दिया, जहां रख दिया उस पॉइंट को मैंने बोल दिया A। तो पहले केस में क्या था, पहले चार्ज पे ही ओरिजिन सेट कर दिया था, अभी नहीं है, ओरिजिन ऑलरेडी दूसरी जगह पे है, ओरिजिन पे चार्ज नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस सिस्टम है, मतलब मैं सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर करूंगा। तो ए पॉइंट चार्ज Q1, उसका पोजीशन वेक्टर, एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए आपको बताया था 11 में कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। Position vector is a vector which determines the position of a given point in space, provided that vector always starts from origin and ends at that point. Position vector ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन देता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि वो जो वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए और उस पॉइंट पे जिसका पोजीशन बताना है उस पे एंड होना चाहिए। So direction should be from origin to that point. Let us say this is R1 bar. तो हम Q1 चार्ज को लाके एक पॉइंट A पॉइंट पर रख दिए, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 बार है with respect to origin. No work is done at all in bringing this charge. तो work done to bring first charge is 0. अब आप दूसरा चार्ज Q2 इंफिनिटी से ला रहे हो और इसको उठा के यहाँ पे कहीं रख रहे हो at point B. So you are keeping second charge at point B, जिसका position vector with respect to origin है R2 bar। तो B पॉइंट का position vector है R2 bar और इस B पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी आप वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R12। So this was charge Q1 kept over here. This is point B, let's say over here. तो ये जो है इसको भी मैं R12 बार बोल सकता हूँ, राइट। अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, जहाँ पे चार्ज Q1 है वहां से स्टार्ट होता है, जहाँ पे चार्ज Q2 है वहां पे खत्म होता है। This is the only difference. Now work done W2 by definition is, कौन से चार्ज को ला रहे हो, Q2 को।
किसके पोटेंशियल ने अपोज किया? पहले के पोटेंशियल ने अपोज किया। पहले का पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। चार्ज Q1 था ए पॉइंट पे, चार्ज Q2 को आप इंफिनिटी से ला के रख रहे हो बी पॉइंट पे। बाय डेफिनेशन वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल बाय डेफिनेशन? 1/4 pi epsilon 0 R12 डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज। कंफ्यूजन कहाँ होता है? यहाँ पे Q1 लिखे या Q2 लिखे? अरे यहाँ पे Q1 आएगा। क्यों? क्योंकि Q2 को मूव किया अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। पोटेंशियल किसका था? पहले चार्ज का था। तो दैट इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? W1 प्लस W2 हो गया, खत्म। So this is 0 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. This is the potential energy of a system of 2 point charges. यही हमने पहले भी डिराइव किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि वहां पे आप पहले ही चार्ज के ऊपर ओरिजिन को सेट कर रहे थे, यहाँ पे आप पहले चार्ज पे ओरिजिन को सेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ओरिजिन ऑलरेडी कहीं और है और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस, that's it, nothing else. Let's put it point by point. So to start off with, obviously जैसे मैंने बताया आपको, सिस्टम को डिस्क्राइब करो, राइट? तो let us consider two charges. Just a minute. Let us consider two charges Q1 and Q2 with position vectors R1 bar and R2 bar relative to, with respect to, मतलब relative to some origin O, मैं सम ओरिजिन क्यों बोल रहा हूँ? मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट करूँ या फिर मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट करूँ या फिर मैं कहीं ओरिजिन सेट करूँ, मेरी मर्जी है। आई कैन सेट इट एनीवेयर आई वांट, बस पहले चार्ज पे नहीं करना, दैट्स इट। ओके, राइट? क्योंकि हम जनरल केस बना रहे हैं अभी, तो फिर पहले चार्ज पे ओरिजिन नहीं रख सकते हम लोग। अब to calculate electric potential energy, electrostatic potential energy of the two charge system, क्योंकि सिस्टम में दो ही चार्ज थे, of the two charge system, we assume that initially these two charges were at infinity. These two charges were at infinity. No work is done to bring charge Q1 from infinity to point A. Okay, since there was nothing to oppose, since there was no force of repulsion, कुछ अपोज करने के था ही नहीं, तो वर्क डन काहे का? ओके, therefore W1 equal to 0, 0, right? So now when you are trying to bring second charge, तो अभी प्रॉब्लम है, अब रिपल्शन है. So when we
bring charge Q2 from infinity to point B, okay, और point B का position वेक्टर आपको पता है ये R2 at a distance R12, at a distance R12 ये point B का distance है from charge Q1, right? R12 from charge Q1, work has to be done. Work has to be done, which is given by, by definition, W2 is charge that you are moving, matlab Q2, into potential at point B due to charge Q1. Potential at point B due to Q1. Therefore, you can write down W2 equal to Q2 into V1, potential at point B due to Q1, that is V1, and that V1 is nothing but 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 लिख रहा हूँ मतलब मैं assume कर रहा हूँ सारे का सारा स्पेस फ्री स्पेस है, ना वाटर है, ना लिक्विड है, ना केरोसिन है, कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम है, तो Q1 by R12, राइट, करेक्ट। तो ये आपको मिल गया W2 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. Okay, thus total work done to assemble system of 2-point charges, is W equal to W1 plus W2, that is equal to 0 plus 0 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2, Q1, Q2 by R12. Okay, this work done is stored in the form of potential energy. So this work done is stored in the form of potential energy. Therefore, you can write W equal to U equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. That's it. So this is how you can derive this equation. Okay, so sufficient for today. अभी हम 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1000 पॉइंट चार्जेस वो हम कल बात करेंगे. So I'll stop here for today.